चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग इंटर की क्लासेस कंडक्ट करेंगे। सीए इंटर जिनका एग्जाम है नवंबर 2024 में। मैं कोशिश करूंगा कि अक्टूबर सॉरी, हाँ, सितंबर एंड तक अपना कोर्स कंप्लीट कर दूं, सो दैट अक्टूबर आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए। काफी कम टाइम है। कोर्स वैसे इतना लेंदी नहीं है, बट अपन फास्ट फॉरवर्ड में जाने का ट्राई करेंगे। कॉन्सेप्चुअली मैं सब कुछ बताऊंगा ऑलमोस्ट। क्वेश्चन आंसर्स पे हम लोग थोड़ा बहुत लीनियंसी रखेंगे कि कुछ मैं करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, अदरवाइज आपको करने रहेंगे। कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे को बताना। जितना भी पढ़ेंगे पूरा आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ेंगे। आईसीआई का जो नया वाला मॉड्यूल है वो पोर्टल पे आ चुका है, तो पोर्टल पे जो है वो अपडेटेड ही है, तो हम लोग उससे भी जा सकते हैं। अगर नहीं हो तो प्रिंट ले लेना। तो मैं जब आज जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, और ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे ही रहेंगे तो कभी भी देख सकते हैं। आज मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ वो हमारा मॉड्यूल का चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है। जो अपना इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मॉड्यूल है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है। बोलता है जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर अब हम बात करेंगे कि जीएसटी क्या है, मतलब जीएसटी का इंडिया में कैसे आगमन हुआ, जीएसटी कैसे वर्क करेगा। ठीक है, क्या चीज जीएसटी है। तो इसके लिए ना मैं एक बार एक वर्कशीट ले लेता हूँ, मैं उस पर समझाता हूँ पहले डिफरेंस कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्सेशन एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मान लो ये मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट है। ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में क्या होता है? यहाँ पे होता है बाय सेल 100 रुपए। यहाँ पे होता है टू परचेज मान लो 50 रुपए। फिर टू डायरेक्ट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस 10 रुपए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5 रुपए। बचा मेरा क्या? नेट प्रॉफिट 35 रुपए। तो ये मेरा टैली हो गया, 100 रुपए यहाँ 100 रुपए यहाँ। अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दिया जाए तो बराबर बन जाएगा। ये ले लेते हैं, ये लो। इसका टोटल लगाया 100 रुपए, और फिर में यहाँ भी लगाया 100 रुपए। ये मेरा बन गया ये ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट। मान लो ये मिस्टर एक्स है। ये मिस्टर एक्स का है ये अकाउंट। अब मिस्टर एक्स में क्या हुआ? मिस्टर एक्स ने 100 रुपए का सोप बेचा। मिस्टर एक्स ना सोप बेचता है। सोप बिजनेस है इसका, साबुन बिजनेस है। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा, 100 रुपए का सोप बेचा। इसने क्या करा, 100 रुपए का सोप बेचा, 100 रुपए जेब में डाल दिए। इधर से परचेज सेलर आया इसका, जिससे इसने सोप को खरीदा था। बेचने के पहले खरीदा भी तो होगा ना स्टॉक में लेने के लिए। तो बोलता है भाई 50 रुपए मेरे। 50 रुपए उसको दे दिए। डायरेक्ट एक्सपेंस वाला आया, 10 रुपए मेरे, 10 उसको दे दिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला आया, 5 मेरे, 5 उसको दे दिए। अब मेरी जेब में कितने रुपए बचे? 35 रुपए बचे। सिंपल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो 11th क्लास से पढ़ ही रहे हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो, अब गवर्नमेंट आई कि भाई तुम ये सब चल रहा है तुम्हारा जो भी है, ये तो ठीक है, लेकिन देश कैसे चलेगा? भाई तुमने तो ये 35 रुपए कमा के रख लिए, उन्होंने अपने 5, 10, 50 रुपए लेके रख लिए। तो गवर्नमेंट को भी तो कुछ चाहिए ना, तभी तो रोड बनेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो यार, दो तरह का टैक्स लगाते हैं। एक लगाते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसमें थोड़ी सी तकलीफ होएगी। और एक लगाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें किसी को पता ही नहीं चलेगा एकदम से। ठीक है, एक बार को इनडायरेक्ट टैक्स छोड़ो। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है अपना इनकम टैक्स, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज या हमारी भाषा में बोलते हैं, सीधी भाषा में। ठीक है, इनकम टैक्स होता है मेरा डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो मेरा किस इनकम पे टैक्स लगेगा? क्या मुझे ये 100 रुपए पे टैक्स देना है? नहीं, मेरे को 100 रुपए पे टैक्स नहीं देना। मेरे को टैक्स देना है मैंने जो कमाया उस पे। मेरी इनकम पे टैक्स देना है। इनकम क्या है मेरी? 35 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट को इस 35 रुपए पे मान लो 30% रेट है, तो मैंने 30% पे गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर दिया। @30%। ये मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है मेरी तरफ से, गिफ्ट। तो गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू मिला, गवर्नमेंट खुश। अब बचा हुआ पैसा क्या रहेगा? ये जाएगा मेरे पॉकेट में। तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 35 रुपए तो पहले बच रहे थे, 10.5 गवर्नमेंट को दे दिए। ये 24 रुपए मेरी नेट इन हैंड इनकम। तो मेरी ये नेट इन हैंड इनकम जो आई ना, ये आई मेरी 24.5 रुपए। अब ये 24.5 रुपए कैसे आई? गवर्नमेंट ने क्या करा, मैंने जो कमाया उस पर डायरेक्टली मेरी जेब से पैसा ले लिया कि भैया तू हमें 30% पैसा दे दे, और आराम से आराम की जिंदगी जी। तो हमने क्या करा, इस 35 रुपए पे 30%, जो हमारी गवर्नमेंट ने रेट बताई थी कि 10.5 रुपए तेरे को देने पड़ेंगे, 10.5 रुपए दिए।
और 24.5 रुपये मेरे पास रख लिया। अब इसको मैं कैसे ही उधर भी खर्च करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को क्या बोला, यार ये रेवेन्यू की तो कमी पड़ रही है, इसमें नहीं बैठ रहा है, तो एक इनडायरेक्ट टैक्स और लेके आए। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो क्या बोलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में तू टेंशन मत ले सेलर, तू टेंशन मत ले सेलर, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, देगा हमको तू ही, लेकिन तेरी जेब से नहीं देना पड़ेगा। अरे क्या मतलब, मतलब अभी बताता हूँ। मान ले तेरी किसी चीज की कॉस्ट आई तेरे को, मान ले 80 रुपए, बोलता ठीक है। फिर मान ले तूने इसको सेल करा 100 रुपए में, ये भी ठीक है। अब तेरा सेलिंग प्राइस, या तूने अगर मान ले प्रॉफिट ऐड, क्या बोलते हैं अपन एक तरह से, प्रॉफिट ऐड करा इसमें 20 रुपए, या यही वाला एग्जांपल ले लें अपन, ऊपर वाला ही, यही ले लेते हैं ना यार। मान लो किसी चीज की कॉस्ट आई 65 रुपए, बोलता है तूने प्रॉफिट ऐड किया 35 रुपए, तूने सेल प्राइस निकाल ली तेरी, भैया मेरे को तो बेचना है इस अमाउंट। बोला ये 35 रुपए पे तो इनकम टैक्स दे ही चुका है तू अपने, है ना, इनकम टैक्स 35 रुपए पे ऑन 35, इसको तो छोड़, ये तो तेरी जेब से ले लिया हमने, हटा, है ना। वो जेब से जो दिया उसको कॉस्ट में मत जोड़ लेना, है ना, इनकम टैक्स अलग है, ये तो तेरे को देना ही पड़ेगा, डायरेक्टली देना पड़ेगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो मैंने प्रॉफिट ऐड करके भैया बोला कि 100 रुपए में बेच रहा है, गवर्नमेंट आके बोलती है 100 रुपए पे भी मेरे को टैक्स है। सेलर बोला पागल हो क्या, 10.5 रुपए तो यहाँ ले लिए, फिर बोलते 100 रुपए भी टैक्स है, मैं क्या कमाऊंगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि यार ऐसा चिंता मत कर, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे वर्क करेगा ना, तू क्या कर, हम एक रेट देते हैं तेरे को। बोले ठीक है, बोले साबुन पे रेट 5%। बोला ठीक है, क्योंकि तू 5% इस पे जोड़ दे, जितना भी तू बेच रहा है, जितने पे भी बेच रहा है ना उस पर 5% जोड़ दे। बोला ठीक है, जोड़ देता हूँ। तो GST एट द रेट 5%, है ना। बोले GST क्यों लिखा, क्योंकि जिस इनडायरेक्ट टैक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं वही GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कब आया, क्यों आया, ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। बट अभी के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मैंने GST डायरेक्टली लिख दिया है, क्योंकि पता रहेगा कि हम लोग GST ही पढ़ रहे हैं। तो बोलता है कि 5% की रेट दिया, 5% जोड़। तो ठीक है, 5 रुपये जोड़ दिया, इसका क्या करूँ। बोलता है इसको ना कस्टमर से ले ले, मतलब 100 की जगह 5 ले ले, इनवॉइस बना 105 का, बना दिया। अब भाई सेलर बोलता है मेरे तो मजे हो गए, ये जो 100 रुपए थे, इसकी जगह सेल तो 105 की हो गई, 105 की सेल हुई, तो प्रॉफिट मेरा 40 का हो गया, ये तो सही हो गया। 40 पे तुम मुझसे टैक्स लेना इनकम पे। गवर्नमेंट बोली अबे नहीं, इतना नहीं करने का है, एक बार दे देना डायरेक्ट टैक्स, हो गया इनकम टैक्स। ये 105 की ना तेरी सेल हुई, ना तेरा 40 का प्रॉफिट हुआ, तेरी सेल 100 की है। तू ये क्या करिए, 5 रुपए ना कस्टमर से हम लोग अलग अलग लेने थोड़ी जाएंगे, तू ये 5 रुपए एक साथ जमा कर और हमें दे दिया कर हर महीने के एंड में। तो सेलर बोलता है ठीक है, सेलर को क्या तकलीफ है यार, पूरी दुनिया में लग रहा है टैक्स, पूरे इंडिया में लग रहा है टैक्स, सबको देना है, कस्टमर भी क्या कर सकता है, कस्टमर तो कस्टमर ही सकता है। तो बोलता है ठीक है दे दूंगा। तो अब क्या करेगा सेलर, जो सेलर के इन हैंड, सेलर के पॉकेट में आएगा, सेलर क्या करेगा, सेलर के पॉकेट में रख लेगा 100 रुपए, और टू गवर्नमेंट दे देगा 5 रुपए। अब इससे क्या हुआ ना, इनडायरेक्टली किसने बर्डन बॉन्ड किया, इनडायरेक्टली ये बॉन्ड किया इसने, कस्टमर ने। कस्टमर ने 105 रुपए दिए थे मेरे को, है ना, गिवन बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर ने 105 रुपए दिए, उसमें से 100 मैंने मेरा रखा, 5 गवर्नमेंट को दे दिया। इसमें देखो मेरा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, मेरा तो वही वापस सेम ट्रेडिंग पे हैंडल बनेगा, वही 35 का आएगा, वही 24.5 रुपये मेरी जेब में जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट का फायदा हो गया, गवर्नमेंट को क्या है, एक एक आदमी के पास जाके जो इनडायरेक्ट टैक्स का कंपोनेंट है वो नहीं कलेक्ट करना पड़ा। गवर्नमेंट ने सेलर को ड्यूटी दे दी कि तू इनवॉइस पे लगा के बेच और मेरे को सामने से कलेक्ट करके दे दे। बोले ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, इस तरह से इसका बर्डन शिफ्ट किया जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या आई, थोड़ा सा नीचे चलते हैं आगे स्टोरी में। मान लो एक होलसेलर था, होलसेलर, ठीक है, उसने किसी चीज को परचेज कॉस्ट लिया था, या उसकी कॉस्ट आई थी उस चीज की, ये जो ये होलसेलर ने ही खरीदा है मान लो इससे किसी ने, ये मान लो 100 रुपये मेरी कॉस्ट आई थी, बोलता है प्रॉफिट जोड़ते हैं अपना, ठीक है। तो प्रॉफिट जोड़ा मैंने, फॉर एग्जांपल 20 रुपए। तो ये बोलता है होलसेलर कि भैया अब मैं ना 120 रुपये पे बेचूंगा, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। गवर्नमेंट ने कहा बेच, होलसेलर बोलता है टैक्स रेट क्या लगानी है, बोले 5% लगा। मैंने कहा ठीक है, वही सेम आया, 5% का GST,
इसने भी ठोक दिया इनवॉइस में। और ये इसने इनवॉइस बना दिया इस अमाउंट का। ठीक है। और ये अमाउंट किससे ले लिया? कस्टमर से। अब अगर मैं वापस बात करूं, सेलर के पॉकेट में क्या गया और टू गवर्नमेंट क्या गया? तो सेलर के पॉकेट में तो गया वही 120 रुपये जितने पे मैंने बेचा था, और गवर्नमेंट को जितने पे मैंने टैक्स लगाया था 6 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है। एक आया फिर रिटेलर, है ना। ये जो है कस्टमर हमारा रिटेलर है यहाँ पे। ठीक है, ये साबुन को रिटेल में बेचता है अपने दुकान पे। रिटेलर ने खरीदा था। ठीक है? यहाँ पे अपना मान लो होलसेलर ने खरीदा था, तो होलसेलर ने रिटेलर को बेचा था। अभी आते हैं पर रिटेलर का क्या स्टोरी चल रही है। रिटेलर आया, बोलता भाई कितने पे खरीदा तूने? रिटेलर कहता है 126 रुपये दे के आया, 126 में खरीदा। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है मेरा, रिटेलर को कितना प्रॉफिट दे? रिटेलर का ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है, तो चलो इसको 10 रुपये देते हैं। 10 रुपये दिया। सेलिंग प्राइस बोलते कितनी? 136। बोले जीएसटी लगा, ये लगाया, इसका आया वापस ना जीएसटी। और मेरा इनवॉइस वैल्यू कितना आ गया? मेरा इनवॉइस वैल्यू आ गया ये, प्लस ये मेरा गिवन बाय फाइनल कंज्यूमर। हो गया। तो ये जब मेरा फाइनल कंज्यूमर ने दिया, तो फाइनल कंज्यूमर ने देने के बाद सेलर के पॉकेट में कितना गया? सेलर के पास गया 136 रुपये, और टू गवर्नमेंट गया 6.8 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेलर के क्या नुकसान है? सेलर ने तो अपना ले लिया ना 136 रुपये जितने पे उसको बेचना था। अब इसमें ना लेकिन एक दिक्कत हो गई। ये दिक्कत आई पकड़ई में। मैं क्या? कि भाई साहब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। देखो, इसने क्या करा, इसने इसकी कॉस्ट कितनी पकड़ी? होलसेलर ने 100 रुपये। ठीक है। अब अगर होलसेलर की कॉस्ट 100 रुपये है, उस पर उसने 20 जोड़ा, 120 में बेचा, 6 पे जीएसटी लगाया, 126 रुपये ले लिया। रिटेलर ने कॉस्ट कितनी पकड़ी? 126 रुपये। ठीक है। 126 रुपये अगर रिटेलर कॉस्ट पकड़ रहा है, तो इसने तो जीएसटी पे, जीएसटी को भी कॉस्ट में पकड़ रखा है। फिर इस पे अपना प्रॉफिट जोड़ा, जीएसटी लगाया। तो ये जो जीएसटी लग रहा है 5%, ये दो कंपोनेंट पे लग रहा है मेरा। देखो, 126 रुपये में अगर मैं जाऊं इसको बाइफरकेट करने, तो ये 120 + 6 की वैल्यू है। तो ये जो मेरा जीएसटी लग रहा है ना, ये 120 + 6 पे लग रहा है मेरे। 10 पे तो लग ही रहा है, लेकिन इसमें 120 + 6 + 10 की वैल्यू है। तो यार ये तो क्या हुआ, जीएसटी पे दोबारा जीएसटी लग गया, मतलब टैक्स पे टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो भैया लोग भड़क गए कि ये क्या चल रहा है भाई साहब, तुम तो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो, एक टैक्स दिया उस पे टैक्स पे भी टैक्स लग गया वापस। तो गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेके आई। गवर्नमेंट बोलती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। बोलते हैं ये क्या होता है? अपन अभी है ना इसी दोनों एग्जाम्पल पे फोकस करना है ना। बता दो क्या, अपन ने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या बोलती है वो, कि यार ये जो रिटेलर गया, यार भाई साहब एक दिक्कत आ रही है। कस्टमर आके मेरे को बोलते हैं कि यार तुमने पहले टैक्स दिया, उसको तुम्हारी कॉस्ट में जोड़ लिया, फिर टैक्स पे टैक्स लगा दिया, हमारा तो डबल टैक्स जा रहा है। कंज्यूमर बोलता है भाई 5% लेना है तो 5 ले लो ना, एक बार नक्की करो। ठीक है, होता है तुम लोग इस पे भी टैक्स ले लिया, फिर टैक्स पे टैक्स को भी जोड़ के फिर टैक्स ले लिया। तो गवर्नमेंट बोलती है कि चल यार एक इनपुट टैक्स रेट लाते हैं। उसने क्या बोला, ये जो होलसेलर ने मेरे को जमा किया ना, होलसेलर ने कितना जमा किया? 6 रुपये। ये 6 रुपये का मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दूंगा रिटेलर को। ये बोले ये क्या होता है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ना, जैसे अपना मान लो पहले पेटीएम का वॉलेट चलता था, तो बहुत बार क्या होता था ना, वॉलेट में रिफंड आता था। रिफंड आता था तो क्या होता था, वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होती थी, मतलब कैश नहीं आता था, वॉलेट में दिखता था। बट उसको मैं किधर भी यूज कर सकता था वॉलेट में। वॉलेट के ट्रांजेक्शन्स को लेके कुछ भी यूज कर सकता था। तो सेम कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई। इन्होंने क्या बोला, तुम्हारा जो जीएसटी पोर्टल रहेगा ना, उसमें तुम सबको वॉलेट देता हूँ। और सबको वॉलेट देके उसको बोलेंगे अपन लोग क्रेडिट लेजर। थोड़ा मस्त नाम रखा, क्रेडिट लेजर, है ना। इसको अपन क्रेडिट लेजर बोलेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जहां तक तुम लोग ये वाले लोग चल रहे हो ना, B2B वाले जो बिजनेस पे बिजनेस कर रहे हैं, मतलब फाइनल कंज्यूमर जहाँ पे नहीं आ रहा है, उन तक अपन इनपुट टैक्स रेट की एक चेन चलाते हैं। तो चेन कैसे चलेगी? तो क्या चलेगा, जब होलसेलर बेचेगा ना, तो होलसेलर को एक रिटर्न भरना रहेगा। उस रिटर्न में वो बताएगा कि उसने किसको कितने में क्या माल बेचा है। तो होलसेलर ने बताया कि भाई मैंने रिटेलर को 120 रुपये में 6 का जीएसटी लगा के 126 में माल बेचा।
गवर्नमेंट बोली ठीक है ना। तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने बोला कि हमने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई रिटेलर तूने इससे कुछ खरीदा है, तो ऐसा कर, ये 6 रुपए तेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट में ले ले, मतलब 6 रुपए का हम तेरा लेजर क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट ने क्या करा, गिवन टू रिटेलर, बोलते रिटेलर को देते हैं। तो रिटेलर को उसने 6 रुपए का इनपुट टैक्स का क्रेडिट दे दिया, तो इनपुट रिसीव्ड मतलब 6 रुपए इसके खाते में आ गए यहाँ पे। इसने क्या करा, जितना जीएसटी इसको पे किया था होलसेलर को, उतने रुपए गवर्नमेंट ने इसके खाते में क्रेडिट कर दिए, 6 रुपए। ये खुश, बोलता है यार कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम हो गई ना, 6 रुपए तो मेरे पास वापस आ गए। 126 रुपए मैंने कहाँ से उठाए थे, 126 मेरे ये वाली कॉस्ट थी जो मैंने दिए थे, इसमें 6 रुपए भी तो इंक्लूडेड है। मेरे 6 रुपए तो आ गए, 120 हो गई। 10 का प्रॉफिट जोड़ा, 130 रुपए। देखो आइटम सस्ता हो गया। पहले 143 पड़ रहा था, अब मेरा पहले मेरा 143 पड़ रहा था, अब मेरा 137 ही पड़ रहा है। देखो, 143, 137, भाई 6 रुपए सस्ती हुई आइटम। 6 रुपए सस्ती कैसे हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स पे से टैक्स हटा दिया। पहले मेरा ये टैक्स कॉस्ट का पार्ट बन रहा था, ये 6 रुपए पे वापस से मेरा टैक्स लग रहा था, और ये 6 रुपए तो मैं कलेक्ट कर ही रहा था, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं दे भी चुका हूँ। तो गिवन बाय फाइनल कंज्यूमर मेरा 6 रुपए कम हो गया, चीजें सस्ती होने लग गई, है तो हुई ना सस्ती। लेकिन गवर्नमेंट की दिक्कत आ गई। गवर्नमेंट बोला भाई ये तो दे दिए तूने, अब तू क्या कर, मेरे को पैसे जमा कर। वो बोलता करता हूँ। कितने करने, बोले 6.8 रुपए। तो अब बोलती है गवर्नमेंट कि तू ऐसा कर, ये जो इनपुट दिया था ना, इसको भी यूज कर सकता है। तो इसने क्या करा, यूटिलाइज करा इनपुट। बोलती है ये 6 रुपए तो जो आपने मेरे को दिए थे ना, ये आप ही रखो। भाई 6.8 देना ना मेरे को। तो उसने बोला ये 6 तो आप ही रखो, और बचा हुआ जो 80 पैसा है, वो मैं आपको दे देता हूँ अलग से। मैंने कहा ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास क्या हुआ, एक तो ये इनपुट का यूटिलाइजेशन हो गया, और एक ये हो गया। उसने क्या करा, इसने बोला कि ये जो मेरे पेटीएम वॉलेट में पैसा आया था ना, क्रेडिट लेजर में पैसा आए थे, इसको काट लो वापस। तो ये 6 रुपए तो ऐसे जमा हो गए, और 80 पैसा मैंने अलग से जमा कर दिया। ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ, गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिल गया। 80 पैसे नहीं यार, अगर अपन ने चेंज नहीं किया क्या, 2 रुपये। सेलर के पॉकेट में आया 130, वही वाली आई 137, गवर्नमेंट को देना था अपने को 6.5 रुपये एक्चुअली। तो गवर्नमेंट को हमें 6.5 रुपये देना था। तो हमने क्या करा, दिमाग लगाया। हम बोलते कि भाई ये 6 रुपये दिया था ना, इसको तू रख, गवर्नमेंट तुम ही रखो, ये 6 रुपये हटाओ, और जो बचा हुआ है मैं कैश जमा कर देता हूँ आपको, जमा कर देता हूँ। तो उसने बोला कैश जमा कर देता हूँ आधे पैसे का। तो मैंने टोटल कितने रुपए जमा कर दिए गवर्नमेंट के पास, ये प्लस ये, यही करा। अब देखो फाइनल जो टैक्स लगा मेरा, फाइनल जो टैक्स लगा मेरा, वो लगा मेरा 130 रुपए पे 5%, 6.5 रुपए, और यही गवर्नमेंट के फाइनल पॉकेट में गया। कैसे गया ये, एक बार दोबारा से समझते हैं। होलसेलर की कॉस्ट थी 100 रुपए, 100 रुपए पे उसने प्रॉफिट जोड़ा, 120 रुपए में कोई माल बेचा, उस पर 5% की जीएसटी लगाई। जीएसटी लगा के 126 रुपए में रिटेलर को बेच दिया। सेलर के पास है 120 रुपए, 6 रुपए उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट ला रखा था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ताकि दोबारा ये 126 रुपए उसकी कॉस्ट नहीं बने, क्योंकि 126 रुपए बन गई, तो वो 126 में ये जो 6 रुपए जीएसटी के इंक्लूडेड है ना, इस पे वापस 5% का टैक्स जोड़ देगा। तो उससे क्या होगा ना, टैक्स बढ़ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। बोले ठीक है। तो उसने क्या करा, गवर्नमेंट बोलती है कि ये 6 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट देता हूँ तेरे को, रिटेलर। रिटेलर बोलता है ठीक है। रिटेलर ने 6 रुपए की इनपुट ले ली, इसके पास क्रेडिट लेजर होता है पोर्टल पे, कि 6 रुपए की इनपुट मिल गई। ठीक है ना। अब 6 रुपए की इनपुट मिली, तो क्या हुआ कि 120 रुपए का आइटम इसकी कॉस्ट बन गई। भाई 126 दिए, इसमें से 6 की इनपुट ले ली, तो 120 मेरी कॉस्ट बन गई। कॉस्ट में मैंने 10 का प्रॉफिट जोड़ा, 130 में आगे माल बेचा। इस पर फिर मैंने 5% जीएसटी लगा के 137 रुपए में फाइनल कंज्यूमर को बेच दिया। अब सेलर के पास कितना है, 130 रुपए है ना। और सेलर के पास 130 रुपए है, तो गवर्नमेंट के पास गए 6.5 रुपए। ठीक है। अब गवर्नमेंट को 6.5 का पेमेंट मैंने कैसे किया, मैंने क्या करा, गवर्नमेंट को बोला कि भाई ये जो तूने वॉलेट में पैसे डालते ना, पहले तो इसको काट ले। बोला ठीक है, 6 रुपए तो ये काट लिए, और आधे रुपए में जमा कर देता हूँ। ये पैसे मैंने किससे लिए थे, मैंने ये पैसे इससे ही लिए थे, अपने कंज्यूमर से ही। तो ये 6.5 रुपए मेरा गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया मैंने। ये कौन सा पैसा है, जो फाइनल कंज्यूमर को देना था गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स का। सो ये है हमारा कंजप्शन बेस्ड टैक्स। वेलकम टू जीएसटी। ठीक है। अब एक बार को अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी समझ में आओ, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेचीदा है ये, थोड़ा बहुत भी समझ में आना, तो एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, चलो एक बार, मजा आएगा।
इनपुट टैक्स क्रेडिट का। दो सिनेरियो लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट है और इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं। इस केस में क्या होगा ना, मान लो यहाँ पे सेल प्राइस थी मेरी 100 रुपये, यहाँ भी मेरी 100 रुपये थी, जीएसटी था 5 रुपये, यहाँ भी मेरा 5 रुपये था, है ना। ये मेरी इनवॉइस प्राइस हो गई। इनवॉइस वैल्यू अगर मैं बोलूँ उसको तो सीधे इनवॉइस बनाया मैंने 105 रुपये का, यहाँ भी बनाया मैंने 105 रुपये का, यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी ही नहीं भाई, ठीक है ना। अभी इनपुट टैक्स रेट नहीं है, तो मान लो ये तो मेरा चल रहा था होलसेलर। अब आ जाता हूँ मैं रिटेलर पे। अब अगर रिटेलर पे है तो रिटेलर, है ना, ये यहाँ पे भी रिटेलर आ गया, ठीक है। तो अब रिटेलर की क्या हुआ, रिटेलर का कॉस्ट कितनी पड़ी, अगर अपन डायरेक्टली बात करें तो 105 रुपये दे के आया हूँ, यहाँ भी 105 रुपये दे के आया हूँ। लेकिन 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 लेस, ये इनपुट टैक्स का क्रेडिट दिया ना मेरे को, मिला ना ये इनपुट क्रेडिट 5 रुपये का। गवर्नमेंट ने बोला था ना होलसेलर को जो दिया थे वो क्रेडिट दे देंगे। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, यहाँ पे है ही नहीं अपने, जीरो। तो अब जब मेरे 105 में से 5 रुपए का कैशबैक आ गया, तो मेरे 105 थोड़ी कॉस्ट हुई, मेरे 5 तो वापस आ गए। तो नेट कॉस्ट कितनी आई मेरी, 100 रुपये। यहाँ कितनी आई, 105 रुपये। भैया 5 रुपये से तो मेरी कॉस्ट कॉस्ट ही बढ़ गई, क्योंकि ये जीएसटी पे भी मेरा कॉस्ट कंपोनेंट आ गया, इसका पैसा मेरे को मिला नहीं है वापस। अब मैंने लगाया वापस जीएसटी, चलो जीएसटी लगाते हैं वही 5% से। जीएसटी लगाता हूँ 5% से, इसमें मैंने वापस जोड़ा। अच्छा प्रॉफिट तो जोड़ो भाई, ऐड करा मैंने प्रॉफिट। प्रॉफिट मान लो मेरे को हर केस में 10 रुपये ही कमाना है, 10 रुपये कमाया। तो ये मेरी आ गई सेल प्राइस या इनवॉइस वैल्यू, जिसको अपन लोग सेल प्राइस ही बोल रहे हैं अभी तो। इनवॉइस वैल्यू तो जीएसटी के बाद बोलेंगे। ये मैंने लगाया सेल प्राइस, और सेम टू सेम मेरी सेल प्राइस इधर भी आ गई, ठीक है। 5 रुपये देखो मेरा इधर सेल प्राइस ज़्यादा ही चल रहा है, फिर बोलते हैं जीएसटी लगाओ जी। ये जीएसटी लगाया, यहाँ पे भी जीएसटी लगाया। अब देखो मेरी जो फाइनल इनवॉइस वैल्यू आई, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू कितनी आई मेरी, इस केस में आई 115 रुपये 50 पैसे, इस केस में आई मेरी 120 रुपये 75 पैसे, ठीक है। अब दिक्कत समझ में आई, कॉस्ट टू फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर को भैया यहाँ पे अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट चल रहा है तो 115 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ पे 120 ही मिल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट के मजे किधर है, गवर्नमेंट को देखो अगर रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को देखूं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली चेन में क्या हुआ, जीएसटी पहले तो 5% गवर्नमेंट ने कलेक्ट करी, फिर 5 रुपए का इनपुट दे दिया, फिर 5.5 रुपये कलेक्ट करी, तो ये 5.5 रुपये गवर्नमेंट के पास आ गए। इस वाले केस में बात करूँ तो जीएसटी गवर्नमेंट ने पहले 5 रुपये यहाँ कलेक्ट करी, फिर 5 रुपये 75 पैसे यहाँ कलेक्ट कर दिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया ही नहीं। गवर्नमेंट के खाते में आया भैया 10 रुपये 75 पैसे, मतलब 100 रुपए की चीज में गवर्नमेंट ने 10 रुपए तो खुद ही रख लिए। जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस 100 रुपए से चालू हुई थी, या 120 में से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, देखो 5 का क्रेडिट क्यों मिला, इससे क्या हुआ, पहली चीज मेरी कॉस्ट कम हो गई। दूसरी चीज, मेरा उसी आइटम पे, ये मैंने एक सोप बेचा था, ठीक है, एक सोप बेचा था, ये बढ़ते 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 115 रुपये का हो गया। गवर्नमेंट ने 115 में 5 रुपए रख लिए। लेकिन अगर मैं एक शॉप की बात यहाँ करूँ तो गवर्नमेंट ने पहले 5 रुपए तो यहाँ रख लिए, फिर रिटेलर ने बेचा तो 5 रुपये 75 पैसे वापस रख लिए। भाई गवर्नमेंट एक ही आइटम पे दो दो तीन तीन बार टैक्स कलेक्ट कर रही है, ऐसा कोई चलता है क्या, ऐसे चलेगा क्या, ऐसे करेगी तो कब तक हो जाएगा। मान लो ये तो चलो दो ही जनों की चेन थी, मान लो इसमें 10 जने होते चेन में, तो कंज्यूमर तो पागल हो जाता बेचारा प्राइस दे दे के। जबकि एक्चुअल में हुआ क्या, जब ये 100 रुपए में मैं पहले ही टैक्स दे चुका हूँ, तो मैं 100 रुपए पे दोबारा क्यों टैक्स दूंगा, सही बात है, 100 रुपए पे दोबारा क्यों टैक्स देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पे आने के बाद बोलते कि यार वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाएंगे, उसके लिए हम लोग लेके आए इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वैल्यू जो ऐड हो रही है ना उसी पे टैक्स लग रहा है। देखो कैसे,
यहाँ पे मेरा 5 रुपए टैक्स लगा सेल पे, फिर मेरा वापस सेल पे लगा टैक्स। तो लेकिन मेरी एक्चुअल में वैल्यू कितनी ऐड हुई थी, अगर मैं वैल्यू की एडिशन देखूं, तो मेरी वैल्यू ऐड हुई थी सिर्फ ये 10 रुपए की, मैंने 10 का प्रॉफिट ही तो जोड़ा था बस। तो कायदे से तो गवर्नमेंट को 100 पे जब यहाँ ले लिया तो 10 पे और ले लो। तो 10 पे अगर मैं टैक्स निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, 50 पैसे। तो गवर्नमेंट का यहाँ रेवेन्यू अपन ने कितना निकाला, 5.5 रुपए। 5.5 ही निकाला ना, 5 पहले ले लिया, इनपुट दे दिया, माइनस कर दिया, 5.5 लास्ट में लिया। मतलब फाइनल बर्डन जो कंज्यूमर पे गया, फाइनल बर्डन जो कंज्यूमर पे गया वही रेवेन्यू मेरा गवर्नमेंट को गया। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, फाइनल बर्डन मेरा कंज्यूमर पे गया 5 रुपए 75 पैसे, और उसके पहले वाला बर्डन किस पे आया था, वो 5 रुपए मेरे पास आया था। ये 5 रुपए मैं शिफ्ट ही नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे को इनपुट नहीं मिला था। तो ये भी मेरा कॉस्ट बन गया था। तो 5 रुपए का बर्डन तो कंज्यूमर ने शेयर किया बेचारे ने, और बचा हुआ 5 रुपए का बर्डन मैंने शेयर किया। तो ये तो मेरे को भी बर्डन आ रहा था ना, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन काम ही नहीं कर रहा था ढंग से। जब मेरा इनपुट टैक्स रेट का चेंज चालू हुआ तो मेरा बर्डन शिफ्ट हुआ पूरा जाके, और 5.5 रुपए मेरे कंज्यूमर ने दिए। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा कैसे चीजें वर्क कर रही है, क्या हो रहा है इनपुट टैक्स रेट, क्या चल रहा है जीएसटी में। ठीक है, बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है मैंने कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कैसे बर्डन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमने देखा भी सही, यहाँ पे बर्डन देखो 10 रुपए का शिफ्ट हुआ, जबकि बर्डन 5 रुपए का इधर रह गया था, और 5 रुपए का बाद में हुआ। इनपुट टैक्स रेट जो अपना जीएसटी का कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, उसके अंदर मेरा पूरा बर्डन शिफ्ट होके लास्ट फाइनल कंज्यूमर पे गया, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला उस अमाउंट पे। तो एक बार को अब अपन इसको एक बार बंद करते हैं और चलते हैं अपने आईसीआई के मॉड्यूल की तरफ, कि ये क्या बोलता है। अब देखो, बेसिक मैंने जीएसटी को इंट्रोड्यूस करवा दिया है तुम लोग को। अब अपन चीज़ों को फटाफट फटाफट से एक बार देखते जाएंगे कि क्या है ये ओवरव्यू, क्या टैक्सेशन सिस्टम था, वो सब देख लेना। इसको कंजप्शन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। चलो जेनेसिस देखते हैं जीएसटी कैसे आया। तो अपने इंडिया में क्या है ना, कोई भी एक्ट या लॉ आता है ना तो टाइम लगता है उसमें। तो जीएसटी को भी ऑलमोस्ट 17 साल की जर्नी लगी आने में। जीएसटी की रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि देखो, इतने तरह के टैक्सेस थे ना, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, इतनी तरह की टैक्सेस थे कि उसकी वजह से एक दिक्कत चल रही थी मार्केट में। दिक्कत क्या चल रही थी, दिक्कत चल रही थी ये वाली अलग अलग टैक्स थे ना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल ही नहीं पाता था, तो टैक्स पे टैक्स लग रहा था। इसी तरह से, जैसे मान लो पहले एक्साइज होता था, तो अगर एक बार को मैं अज्यूम करूँ ये एक्साइज है, तो मेरा 105 रुपये लगा, फिर 105 पे टैक्स लगता था प्रॉफिट ऐड होने के बाद। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट हो रहा था, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स थे, उसकी वजह से मेरा फाइनल प्राइस बहुत बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसलिए मेन तो जीएसटी की नीड थी ताकि सीमलेस फ्लो हो सके इस चीज़ों का। ठीक है, तो ईयर 2000 में क्या हुआ, जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जीएसटी का, और एक कमेटी बनाई कि यार आप जीएसटी का मॉडल बनाओ। ठीक है, ये है सन 2000 की बात। फिर 2006 में, ये पूरा 5 साल चला। 2006 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर पी चिदम्बरम। तो उन्होंने ना, वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो 2006-7 का जब बजट आया तो वो बोलते हैं कि यार जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञानबाजी है। तो 1 अप्रैल 2010 को हम लोग जीएसटी इंट्रोड्यूस कर देंगे। बोले ठीक है। उसके बाद ना कुछ डिलेज हुए, बार बार रिशेड्यूल हुई चीजें। फाइनली 2014 में ये लोग 122nd अमेंडमेंट बिल लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन का। जितने भी एक्ट होते हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था जीएसटी को लाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना है कि 122nd अमेंडमेंट बिल लेके आए 2014 में लोकसभा में। 2014 में किसकी गवर्नमेंट थी, मोदी जी की। तो फाइनली इसमें मोदी जी का हाथ रहा, और 2016 के अंदर इसको अगस्त में प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिला। प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिलने के बाद ही कोई बिल एक्ट बनता है, ये हमने पढ़ा हुआ है बचपन में। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, किसी को डेट्स वेट्स चाहिए तो इधर है, बट कुछ काम की नहीं है। ठीक है, तो अगस्त 2016 में इस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को, बिल को कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बना दिया गया, और ये 101 अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर अब देखो, एक्ट में तो क्या होता है ना, एक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो नॉर्मल लिख दी जाती है, बट बाद में उन चीजों को प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे कुछ रूल्स हो गए, जैसे मान लो मेरे को टैक्स का पेमेंट करना है, टैक्स का पेमेंट कैसे होगा उसके लिए रूल बना दिया अलग से, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो प्रोसीजरल होती है, उनको चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक्ट में अमेंडमेंट लाने के लिए ना तो पूरा पार्लियामेंट का प्रोसेस है, लेकिन रूल्स हम लोग ऐसे इजीली नोटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें रूल्स के थ्रू चलती है। तो मई 2017 में जीएसटी काउंसिल जो फॉर्म हुआ था, उसने रूल्स रिकमेंड कर दिए कि ये रूल्स जीएसटी के रहेंगे। ठीक है,
उसके बाद अप्रैल 2017 में क्या हुआ? अप्रैल 2017 में सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड कंपनसेशन सेस एक्ट पास हो गया। ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये क्या चीज़ है? तो ये समझाते हैं अपन, अप्रैल 2017 पे पहुंच जाते हैं अब सीधे फटाफट। आ जाओ अप्रैल 2017। अप्रैल 2017 चल रहा है। मैंने उधर कितनी बात करी अपन ने? सीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस, यूटीजीएसटी, एक एसजीएसटी। ठीक है। इसमें इसमें एसजीएसटी नहीं दिख रहा होगा तुमको, एसजीएसटी आ गए मार्च 2017 में। पहले ही आ गया था वो एक्चुअली उल्टा चले गए अपन। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं तो सितंबर 2016 में पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने बिल रिकमेंड कर दिए। ठीक है। ये सारे बिल्स हैं। इन बिल्स को अपने को एक्ट बनाना है, तो उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस का बिल रिकमेंड हुआ। अब ये क्या चीज है? तो देखो क्या हुआ कि अपना जो सीजीएसटी एक्ट है और आईजीएसटी एक्ट है, कंपनसेशन सेस का एक्ट है, यूटीजीएसटी का एक्ट है और एसजीएसटी का एक्ट है, ऐसे करके तीन चार एक्ट है। पहले क्या होता था? मान लो मान लो कि पंजाब में एक सेलर बैठा है। ठीक है। उसने बेचा 100 रुपए में। उस पे मान लो सिर्फ जीएसटी करके होता, मान लो एक टैक्स या जीएसटी। ठीक है। जीएसटी है, 10 रुपए लगाया और 110 में बेचा। अब भैया दिल्ली में गया। मान लो ये माल दिल्ली में बेचा है, पंजाब में, और दिल्ली में परचेजर है इसका, पंजाब में सेलर है इसका। तो दिल्ली के परचेजर ने क्या किया होगा? ये 10 की तो इनपुट ले ली होगी, है ना? 10 की इनपुट ले ली होगी, और बाद में इसकी कॉस्ट जो आई होगी वो 100 रुपये रह गई होगी। अब इसमें दिक्कत क्या हुई? पंजाब की गवर्नमेंट बोलती है कि भाई साहब, माल मैंने बेचा, समझ में आता है मेरे यहाँ पे, ये जीएसटी भी मेरे पास जमा हुआ, समझ में आता है, ये दिल्ली वाले को मैं इनपुट क्यों दूंगा भाई? ये तो मेरा रेवेन्यू है, ये दिल्ली में जाके दिल्ली में मस्त यूटिलाइज कर रहा है उसको। एक बात बताओ, कोई गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू छोड़ेगी क्या? मैंने पंजाब के स्टेट में बेचा, मान लो पंजाब के स्टेट ने मेरे से स्टेट में कलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल सीएसटी या वैट कलेक्ट किया। अब इस वैट का इनपुट मैं दिल्ली में क्यों दूं भाई? अगर वैट का इनपुट दिल्ली में दे दूंगा तो मेरा तो रेवेन्यू नहीं बचा ना, मेरे तो गवर्नमेंट के पास 10 रुपए है, ये 10 रुपए चले गए। तो उन्होंने कहा यार ये तो दिक्कत है। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने लेके आए सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट कि बराबर बराबर देंगे सबको, है ना? अभी ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग रेवेन्यू है या सेंट्रल का अलग रेवेन्यू है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सेंट्रल सेंट्रल एक्साइज लगाती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाती थी, स्टेट वाले वैट लगाते थे, सबका अलग अलग अपना अपना टैक्स लगा हुआ था, इसलिए ये वाला इफेक्ट चल रहा था। मल्टीपल टैक्सेस थे ना, इसलिए चल रहा था। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम दो तरह का टैक्स देते हैं आपको, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बोलते दोनों को साइमल्टेनियसली लगाओ। अगर ये 9% है ये भी 9 लगाओ, ये 2.5 है तो ये भी 2.5 लगाओ, ये 12 है तो ये भी 12 लगाओ, ये 15 है तो ये भी 15 लगाओ, जितना तुम सीजीएसटी लगा रहे हो उतना लगाओ। ठीक है। करंटली रेट्स ऐसे उल्टी सीधी नहीं है, 1.5 से लेके 20% तक की रेट प्रेस्क्राइब्ड है, उसी के बीच में रहेगी, 20 से ऊपर नहीं जा सकती है। ठीक है। ये एक्ट में पढ़ेंगे हम। तो मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि दोनों तरह का टैक्स लगाओ। अभी सेलर आया, बोलता ठीक है 100 में बेचा, 18% जीएसटी है, 9 रुपये ये लगाया, 9 रुपये ये लगाया, 118 रुपये ले लिया। सेलर कौन था अपना? पंजाब। बायर कौन था अपना? दिल्ली। बोलता ठीक है, मेरी कॉस्ट आई 100 रुपये, ये 18 का तो क्रेडिट लूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोली कि चलो ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू सेंट्रल का था, मैंने तेरे को 100 रुपये का, ये 9 रुपये का क्रेडिट दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने भैया मना कर दिया, बोलती है यार ये 9 रुपये तो मेरे हैं, मैं नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? अगर ये 9 रुपये मैंने दिल्ली को दे दिए, दिल्ली के कंज्यूमर को दे दिए, दिल्ली के रिटेलर को दे दिए, तो मेरे पास तो फाइनली कुछ बचेगा ही नहीं ना रेवेन्यू। गवर्नमेंट बोलती है हाँ यार दिक्कत है। तो इन्होंने क्या करा? एक कॉन्सेप्ट लेके आए इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का। बोलते हैं अगर पंजाब का बंदा पंजाब में ही सेल करेगा तो इसको मैं बोलूंगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा मतलब अंदर। और अगर मान लो पंजाब का बंदा दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेल कर रहा है तो मैं इसको बोलूंगा इंटर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट में। तो बोलते हैं यार एक चेंज करते हैं, अपन ना इंट्रा स्टेट में तो लगाते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी,
उससे क्या होगा ना, मान लो ये मेरा पंजाब का ही आदमी होता, तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या दिक्कत है यार, ठीक है रेवेन्यू ले ले, पंजाब में ही तो बेचेगा, तो पंजाब में है तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि चल ठीक है तू ले ले हमारा रेवेन्यू, तू रख इनपुट टैक्स रेट। लेकिन वहीं ये बंदा दिल्ली का है तो ये मना कर देते थे, क्योंकि यार ये दिल्ली का पैसा तो आने से रहा, ये तो चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला इस कॉन्सेप्ट को ही हटाओ, अपन एक काम करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि अगर पंजाब का आदमी दिल्ली में बेच रहा है तो क्या करो, ये हो गई मेरी इंटरेस्ट रेट है ना, क्या करो, पंजाब का आदमी अगर दिल्ली में बेच रहा है तो तू क्या कर पंजाब, तू 100 रुपये लगा, तेरी सेल प्राइस है ना, उस पे तू आईजीएसटी जोड़ दे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, और सीधे 18 जोड़ दे दोनों को मिला के, और ये पूरा पैसा दे दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, आईजीएसटी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे, ठीक है। तो दिल्ली वाले को भी दिक्कत नहीं आएगी, दिल्ली वाले को अब क्या इनपुट किससे लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो दिल्ली वाला इनपुट ले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से 18 रुपए की। और जो ये पैसा है आईजीएसटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आने वाला था, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया, ये एक मैनर प्रेस्क्राइब करेगी गवर्नमेट, और उसमें आप अपोर्शन कर देना स्टेट्स को। स्टेट्स भी खुश हो गए कि चलो ठीक है यार, एक सेंट्रलाइज टैक्स हो गया कि अगर हम इंटर स्टेट बेच रहे हैं तो हम लोग किसी भी रेट पे लगाएंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, वहां से अपॉर्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या जीएसटी कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, तो क्या कंजप्शन पता करेंगे तभी तो टैक्स का पैसा मिलेगा ना। अभी इधर तो क्या हो रहा था, ये एसजीएसटी में नाटक कर रहा था कि हम नहीं देंगे, पंजाब वाले को प्रॉब्लम हो रही थी, वो दूसरे स्टेट से नहीं खरीद पा रहा था क्योंकि इनपुट नहीं मिल रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम आईजीएसटी एक्ट के आने से खत्म हो गई। इससे क्या हुआ, अपना इंटर स्टेट का ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट हुआ, ठीक है। कैसे प्रमोट हुआ, क्योंकि एक सेंट्रलाइज टैक्स आ गया आईजीएसटी। तो जब भी मेरी इंटर स्टेट सेल होगी, जब भी जिंदगी में जब भी इंटर स्टेट सेल दिखे, हमेशा आईजीएसटी लगाना। जिंदगी में जब भी इंट्रा स्टेट सेल दिखे, हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना। ये दो तो समझ में आ गए सर, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, ये दोनों क्या है। अब क्या हुआ, देखो, दो तरह की ना यूनियन टेरिटरी होती है ना, एक होती है विद लेजिस्लेचर, एक होती है विदाउट लेजिस्लेचर। जो वो विद लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी होती है ना, वो भी एक्ट बना सकती है। तो है कुछ भी नहीं, एस जी एस टी एक्ट इज इक्वल्स टू यूटीजीएसटी एक्ट, तो उनके लिए उन्होंने नाम चेंज कर दिया यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस एक्ट से। अब कंपनसेशन सेस क्या होता है, कंपनसेशन सेस क्या करा, गवर्नमेंट ने कुछ नशेड़ियों को पकड़ा, बोले यार कि ये चीजें ऐसी है जो एसेंशियल है, आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा अगर लेनी है तो। फॉर एग्जाम्पल टोबैको, कार, ठीक है, हर कार नहीं, महंगी गाड़ियां। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इन पे हम ना एक और टैक्स लगाएंगे। देखो पहले तो हम लगाएंगे सीजीएसटी, फिर लगाएंगे एसजीएसटी, फिर लगाएंगे कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम लोग इन पे ना एक और तरह का टैक्स लगाएंगे, जिसको हम लोग कंपनसेशन सेस बोलेंगे, ठीक है। तो इस कंपनसेशन सेस का क्या मतलब हुआ, मान लो मैं कुछ टोबैको प्रोडक्ट खरीदने गया, विमल खरीदने गया, सीजीएसटी दूंगा, एसजीएसटी दूंगा, और एक सेस करके एक और कंपोनेंट जुड़ेगा, मान लो ये 36% है, तो मेरा अगर 100 रुपए की विमल है ना, तो उस पर 36 रुपए तो ये जुड़ेगा। तो ये करके मेरा पेमेंट होगा। गवर्नमेंट ने क्या करा, इस जीएसटी के आने से जितना भी स्टेट को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जो पुराने रिजाइम में आता था या वैट के टाइम पे आता था, 5 साल तक जितना भी लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा ना, वो हम लोग आपको कंपनसेट करेंगे इस कंपनसेशन सेस के रेवेन्यू के थ्रू। मतलब जितना कंपनसेशन सेस में इन नशेड़ियों से कमाऊंगा, उतना मैं तुम सबको बांट दूंगा, जितना तुम्हारा लॉस है वैट के जाने से और जीएसटी के आने से, 5 साल तक। लेकिन अभी इसको एक्सटेंड करके 2026 तक बढ़ा दिया है, वो 5 साल का एक्सटेंड हो गया, कंपनसेशन से अभी भी चलता है। तो ये क्या है ना, महंगी कार्स पे लगता है जनरली, जो शायद तक 4 मीटर से ऊपर आती है, और 2000 सीसी या 1500 सीसी से ऊपर जिनका इंजन है, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। और टोबैको टोबैको प्रोडक्ट्स पे जनरली कंपनसेशन सेस लगता है। तो गवर्नमेंट ने ये किया, तो एक्ट समझ में आया क्या क्या है। तो यह जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया ये सारे बिल्स, और ये सारे एक्ट्स पास हो गए, ठीक है। इन एक्ट के पास होने के बाद जीएसटी काउंसिल ने रूल्स रिकमेंड किए, और 30 जून 2017 को फाइनली महबूबा मुफ्ती जी के अलावा, जम्मू एंड कश्मीर के अलावा सारे स्टेट्स ने जीएसटी एक्ट भी पास कर दिया, और 1 जुलाई को इंडिया में जीएसटी लॉन्च हो गया 2017 में। दिक्कत क्या आई, जम्मू एंड कश्मीर में सिंस जीएसटी एक्ट नहीं था, तो आई ये वाली दिक्कत। कौन सी वाली दिक्कत, ये वाली, यहाँ से कौन खरीदेगा, जीएसटी है ही नहीं तो इनपुट मिलेगा नहीं, इनपुट नहीं मिलेगा तो खरीद के क्या करेंगे। तो इसलिए ट्रेड कॉमर्स प्रमोट नहीं हो पाता वहां पे। तो फाइनली 8 जुलाई को महबूबा मुफ्ती जी भी मान गई, और उन्होंने भी जीएसटी एक्ट को पास कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का भी एसजीएसटी एक्ट पास हो गया, ठीक है। तो अभी जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था 8 जुलाई तक। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई से आया था, बाकी सब जगह 1 जुलाई से आ गया था। चलो,
अब आते हैं अपन, अब मैं फटाफट फटाफट करता जाता हूँ, ठीक है। व्हाट इज जीएसटी समझ में आया। वैल्यू एडेड टैक्स कैसे है, ये मैंने यहाँ पे अभी समझाया था कि कैसे 10 रुपए पे 5%, 50 पैसे का टैक्स आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स है। कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स कैसे हैं, यहाँ पे देखो इनपुट क्रेडिट मिल रहा था, अगर मैं आगे किसी को बेचता तो उसको भी इनपुट मिलता। इस तरह से इनपुट मिलता जाएगा, अगर बी टू बी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो फाइनल कंज्यूमर पे जाने के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, जो अपन ने इस वाले केस में देखा, जीएसटी वाले में, ठीक है। यहाँ पे देखो 5.5 रुपए, यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट को 10 75 गए थे, उसमें से 5 75 फाइनल कंज्यूमर ने दिया था, और बचा हुआ 5 रुपए इसने दिया था अपने रिटेलर ने। तो बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, अगेन वही, यहाँ पे देखो टैक्स पे दोबारा टैक्स नहीं आ रहा था, नेट कॉस्ट मेरी हर बार ये टैक्स को हटा के निकल रही थी, ये टैक्स जो मैंने पहले पे किया है वो वाला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखूंगा नॉन जीएसटी वाले में, तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर मेरा टैक्स पे दोबारा टैक्स लग रहा था। उसके बाद देखो नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स पे दोबारा एक एग्जांपल दे रखा है, इसको घर जाके देख लेना, ये इनपुट टैक्स रेट अब तुम्हें समझ में आ गया है, तो ये चीजें तुम्हें आराम से समझ में आएगी, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में पूछना। नीड फॉर जीएसटी, क्या नीड थी जीएसटी की, तो देखो वैट के टाइम पे ना वैल्यू एडेड टैक्स जब था, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, एक तो इनपुट का भी प्रॉब्लम था, दूसरी चीज थी कि गुड्स एंड सर्विसेज ही डिफाइन नहीं थे कि क्या गुड्स है क्या सर्विसेज है। तो बहुत बार ना किसी चीज पे, मतलब सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था और गुड्स पे वैट लगता था। तो बहुत बार ना किसी चीज पे दोनों ही लग रहे थे, जैसे सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर एक तरह का लाइसेंस राइट भी है और सॉफ्टवेयर एक तरह का गुड्स भी है। तो भाई गवर्नमेंट ने ना दोनों लगा रखे थे कि सॉफ्टवेयर पे हम लोग आपसे वैट भी लेंगे और हम लोग आपसे सर्विस टैक्स भी लेंगे, ये देखो, सॉफ्टवेयर वॉज सब्जेक्ट टू बर्थ सर्विस टैक्स, इसकी वजह से ना डबल टैक्सेशन हो रहा था। जीएसटी लॉ में गुड्स एंड सर्विसेज को स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। वैट के अंदर सैन वैट का मतलब सेंट्रल वैट के अंदर वैल्यू एडिशन की चेन नहीं थी, इनपुट का प्रॉब्लम था, ये देखो। मान लो एक्साइज लॉ में कोई पुराने लॉ की बात चल रही है, 1,000 रुपए का गुड्स था, उस पे 125 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, तो मेरी कॉस्ट 1,125 हो जाती थी, और फिर उस पे वैट लगता था, मतलब मेरा टैक्स पे टैक्स लगता था, ये वाला एग्जाम्पल। 105 रुपए था, 105 पे टैक्स लगा था बाद में मेरा 115 पे, ये देखो, जिसमें ये भी इंक्लूडेड था पुराना 5। तो इसलिए, तो एक ये भी दिक्कत थी। उसके बाद ना अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये वैट के अलावा थे, पहले ये लगते थे फिर वैट भी लगता था, मल्टीपल टैक्स जाते थे। जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सब्स्यूम हो गया है। तो ये एक बार पढ़ लेना, ये वही पंजाब दिल्ली है कुछ, क्रेडिट का, जहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलती थी वैट में। अब आ जाता है जीएसटी क्योर। जीएसटी क्योर कैसे है, पहली बात तो इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। ड्यूअल जीएसटी मॉडल मतलब ये सीजीएसटी एसजीएसटी वाला, स्टेट और सेंट्रल सीधे साथ साथ टैक्स लगा रही है, दोनों अलग अलग नहीं लगा रहे, इसको बोलते हैं जीएसटी, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। यहाँ पे लिखा भी होगा देखो, टैक्स इज इम्पोज करंटली बाय स्टेट एंड सेंटर, यानी कि दोनों साथ में टैक्स लगाते हैं, दोनों को रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक्ट अलग अलग है सबके, है ना, इंटर स्टेट को आईजीएसटी मिल जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, जिन उसमें लेजिस्लेचर है अपने यूनियन टेरिटरीज में, उनके अंदर एसजीएसटी एक्ट है, मतलब उनके पर उनके पास ओन अपना लेजिस्लेचर है, जिनके पास नहीं है वो यूटीजीएसटी एक्ट में। जैसे लद्दाख है ना, इसमें वही एग्जांपल दे रखा है, लद्दाख में सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगता है, जबकि दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी बस चाहिए ऐसा, इतना काम का है नहीं मतलब। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या होता है, एक एचएसएन कोड होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो जीएसटी के अंदर ना इन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया, एक है ना मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पे कोड्स चलते हैं, जिसके अंदर ना हर एक कमोडिटी को, हर एक आइटम को ना कोड दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज के कोड्स 99 से स्टार्ट होते हैं, और अगर मैं कोड की बात करूं, मान लो 996511, तो ये ना ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का कोड है, ऐसे 8 डिजिट का होता है मैक्सिमम, मिनिमम 2 डिजिट का होता है, ठीक है। तो ये ना एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का कोड है। तो ऐसे हर चीज को ना कोड दे रखे हैं, तो इससे क्या हुआ ना, जीएसटी में चीजें क्लासीफाई हो गई कि कौन सा गुड्स क्या है और किस कोड में क्या आएगा, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम, बहुत बार क्या होता है ना, कुछ छोटे छोटे टैक्स पेयर होते हैं, अब ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये क्रेडिट लेगा, कैसे लेगा, इसके लिए ना पोर्टल पे जाएगा, फिर चेक करेगा कि इसमें दिक्कत क्या है ना, रिटेलर जब बेचता है ना तो उसको डिटेल चढ़ानी पड़ती है रिटर्न में, तो ये रिटर्न में जब तक चढ़ाएगा नहीं तब तक इसको क्रेडिट देगी नहीं गवर्नमेंट, तो उनसे फॉलोअप करेगा, अगर नहीं चढ़ाई होगी तो बहुत लंबा प्रोसेस और कॉस्टली होता है।
एक गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम दे रखी है। कंपोजिशन का मतलब क्या है? सिंपल स्कीम दे रखी है छोटे छोटे ट्रेडर्स के लिए। बोले यार ये कंप्लाइंसेस में कहाँ फंसोगे, तुम तो नॉर्मल इतना परसेंट जीएसटी लगा दो। उन्होंने रेट ही फिक्स कर दी, जो भी बेचो उस पर इतना परसेंट जीएसटी लगा दो, और कोई क्रेडिट क्रेडिट कुछ नहीं देना उनको। कम रेट दे रखी है, जैसे सर्विसेज के केस में 5% है, ट्रेडिंग के केस में 1% जीएसटी जमा कराना है। सिंपल। ये सबके लिए नहीं है, कुछ सर्टेन टर्नओवर वालों के लिए ही है। इसके अलग से चैप्टर है, बाद में डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है, किसको नहीं लेना होता है? करंटली 20 लाख रुपए की लिमिट है, जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। इसके बाद भी पूरा चैप्टर है तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट ने जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दी है ना? वो भी हम लोग एग्जेम्पशन बाद में पढ़ेंगे। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो हम लोग को क्रेडिट मिलता है और उस क्रेडिट को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स रेट, ये पता ही है। अब ना कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, इसमें इन्होंने नॉर्मल टैक्स लगा रखा है। देखो, लोकल सप्लाई, इंट्रा स्टेट है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो तुम्हें समझ में आएगा एक बार पढ़ोगे तो। और वही जो मैंने क्रेडिट जैसे इधर एडजस्ट करके बताया ना, फाइनल टैक्स कितना बनेगा, सेम इधर भी ऐसा ही है सिस्टम। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो देख लेना, मेरे को पूछ लेना वैसे तो। अदरवाइज इलस्ट्रेशन वही है जो अपन ने किया है, सेम। अच्छा ना, इस तरह का क्वेश्चंस आ जाते हैं, किसको कितना रेवेन्यू मिला। ये वाला ना थोड़ा सा अलग है, देख ही लेते हैं एक बार इस वाले को। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में सप्लायर आईजीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, ये तो अपने को पता ही है। अब मान लो, हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स करिए एक्स ने स्टेट वन का टू ए ऑफ स्टेट वन, मतलब स्टेट वन का एक बंदा है एक्स और स्टेट वन का ही एक और बंदा है ए। तो उसने क्या करा, 10,000 में बेचा। अब देखो, दोनों स्टेट वन के तो क्या हुई है, इंट्रा स्टेट। सब सप्लाई पहले यही चेक करना है कि इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, लगा दिया। टोटल प्राइस ले ली 11,800। अब एक्स क्या है, फर्स्ट स्टेज सप्लायर है। मतलब फर्स्ट स्टेज सप्लायर का मतलब एक्स ने ही वो बनाया है, जो भी प्रोडक्ट इसने यहाँ बेचा है ना। और उसके पास कोई क्रेडिट नहीं है सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी का। तो उसको तो ये 900 1800 रुपए पूरे ही जमा करने पड़ेंगे। वो गवर्नमेंट को यूं नहीं बोल सकता इसकी तरह कि भैया ये पहले जो जमा किए थे ना, इसको तो आप माइनस कर दो और बचे हुए में से ले लो। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी क्या हुआ, ठीक है, एक्स फर्स्ट स्टेज सप्लायर है, तो अब एक्स ने क्या करा, ये 11,000 आइटम, 11,800 वाले आइटम में वैल्यू एडिशन करने के बाद 12,000 रुपए का बेचा। ठीक है, 12,000 का बेचा, तो ए ने बेचा, सॉरी। अभी देखो, ए ने क्या करा है, स्टेट वन का आइटम बेचा है स्टेट टू में, मतलब आईजीएसटी लगेगा इस बार। तो इसने क्या करा, पहले तो ये 1,800 रुपये का इनपुट ले लिया होगा। तो इसने एक्स से खरीदा था ना, 1,800 का इनपुट ले लिया होगा, वही अपने एग्जाम्पल की तरह। और वैल्यू एडिशन है 20% का, तो 10,000 मेरी कॉस्ट रह गई होगी। 11,800 में से 1,800 तो वापस आ गए मेरे वॉलेट में। 10,000 पे 20% जोड़ा तो 12,000 में सेल करा। अब मैं सिंस इंटर स्टेट सेल कर रहा हूँ, मतलब स्टेट वन से स्टेट टू में सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को आईजीएसटी लगाना है। तो मैंने 18% से आईजीएसटी चार्ज किया। आईजीएसटी चार्ज करने के बाद मेरा टोटल प्राइस मैंने इतना कलेक्ट कर लिया स्टेट टू वाले बंदे से। जब मैंने ये कलेक्ट किया, तो मैंने क्या करा, आईजीएसटी जब जमा करना था 2,160 रुपए का, उसमें से मैं गया, मैंने कहा अब देखो, आईजीएसटी क्या, सेंट्रल का टैक्स है और सेंट्रल दे देती है स्टेट्स वगैरह को ये पैसा। तो कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, मैंने अभी समझाया था पहले। तो वो बोलते कि इसमें से क्रेडिट में से आप, इसमें से भी आप किसी की भी क्रेडिट यूटिलाइज कर लो। तो 2,160 रुपए जो गवर्नमेंट को देने थे ना, उसमें से 900 रुपए तो मेरे पास पड़े ही थे ना पहले से लेजर में। ये मैंने यूटिलाइज कर लिया। मैं बोला यार ये 900 रुपए काट और ये 360 रुपए पकड़। ठीक है, तो 2,160 रुपए इस तरह से मैंने पूरा जमा कर दिया। मेरा 12,000 प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो आ रहा था वो आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, आईजीएसटी चार्ज ऑन बी ऑफ स्टेट टू विल बी रेमिटेड बाय ए ऑफ स्टेट वन टू द अप्रोप्रिएट अकाउंट। क्या बोलता है ये, एक बार पढ़ो इसको। आईजीएसटी चार्ज ऑन बी, बी कौन था, जो अपना सेकंड स्टेट का बंदा था। ठीक है, उसके ऊपर ना आईजीएसटी चार्ज किया था। ऑफ स्टेट टू फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज विल बी रेमिटेड बाय ए ऑफ स्टेट वन। ए ऑफ स्टेट वन कौन है, जो सेलर था। ए ने क्या करा, ये एसजीएसटी जो है ना, इससे रेमिट कर दिया सीजीएसटी से टू अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच गया आईजीएसटी का। आईजीएसटी में से ये 900 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के यूज हो गए ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रेडिट तो खत्म हो गई, खत्म हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा तो गया। और स्टेट वन क्या करेगा, एसजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज कर लेगा आईजीएसटी पेमेंट के लिए। ठीक है, मतलब स्टेट जो है ना, उसका जो एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। चलो, मैं दोबारा ढंग से ये चीज बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। आईजीएसटी कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है, ये हमने अभी देखा था। ठीक है, आईजीएसटी का रेवेन्यू किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये भी मैंने बोला था।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन क्रेडिट तो सीजीएसटी एसजीएसटी का पड़ा है। तो है ना, सीजीएसटी की क्रेडिट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी के अकाउंट से उठा के आईजीएसटी में ट्रांसफर कर ली कि चला आईजीएसटी का पैसा आ गया। एसजीएसटी का जो पैसा था जो मेरे स्टेट के पास पड़ा था, कौन से स्टेट के पास, स्टेट वन में जो पड़ा था ना मेरा इनपुट, उस स्टेट वन का एसजीएसटी का पैसा भी उठ के सेंट्रल गवर्नमेंट पे चला जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को क्या जमा करना है, आईजीएसटी जमा करना है। आईजीएसटी किसका रेवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये जो 900 रुपए ना, ये भी मेरे सेंटर में चले जाएंगे। ये देखो, ₹900 यूटिलाइज इन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, जो स्टेट टू का बी बंदा था जिसने खरीदा था, वो सी को बेचेगा स्टेट टू वाले को। अब वो क्या करेगा, वापस बेचेगा। उसकी भाई 12,000 की कॉस्ट थी, उसने 14,400 में बेचा। अब देखो, दोनों स्टेट टू का स्टेट टू में बिक रहा था, वापस सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया। अब उसके पास पड़ा था आईजीएसटी, तो वो क्या करेगा, सीजीएसटी में से आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करेगा। तो अब क्या होएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद एसजीएसटी, अब देखो इसने क्या करा, पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट का खाता क्लियर किया। क्यों किया, क्योंकि आईजीएसटी का पैसा भी सेंट्रल का था और सीजीएसटी का भी सेंट्रल का था। तो पहले इन्होंने आईजीएसटी का पैसा दे दिया पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि आईजीएसटी भी सेंट्रल का है, सीजीएसटी भी सेंट्रल का है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कुछ देना नहीं बचा। अब एसजीएसटी भी देना था मेरे को 1296 रुपए, लेकिन मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट तो कम का बचा हुआ था। क्योंकि देखो यहाँ पे ज्यादा जीएसटी आ रहा है, क्योंकि वैल्यू एडिशन हो गया। वहां पे ज्यादा जीएसटी, वहां पे कम जीएसटी बचा था। आईजीएसटी का कितना क्रेडिट था, 2160 रुपये जमा करे थे। अगर मैं एक बार कैलकुलेटर खोलूं, तो देखो ये मेरा कैलकुलेटर खुल गया, दिख रहा है। 2160 में से अगर मैं 1296 दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो 864 रुपये बच रहे हैं। तो 864 रुपये तो इसने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते से वापस ट्रांसफर करा लिए स्टेट गवर्नमेंट के खाते में, और 432 रुपये और जमा करा दिए। ठीक है, ये रहा देखो, 864 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट टू को दे दिए, और स्टेट टू ने आगे कर दिए। अब देखो रेवेन्यू कैसे आया। हम्म, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो पहला केस क्या था अपना, ये वाला। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ था, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई थी 900 900 रुपये का, वो दिया था अपन ने टैक्स गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये 900 900 रुपये ही आ गए। ठीक है, उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए टू बी, फिर क्या हुआ, जब ए ने बी को बेचा। तो जब देखो, पहला ट्रांजेक्शन समझ में आया, 900 900 रुपये दोनों का है। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, अपना इंटर स्टेट सेल हुआ था, ए ने बी को बेचा था दूसरे स्टेट में। तो उस इंटर स्टेट सेल में हमने जो कैलकुलेशन करी थी कि 2160 रुपये देना था, 900 900 रुपये इनका अपना अपना चला गया, और 360 रुपये आईजीएसटी जो हमें जमा करना था वो हमने और जमा किया सेंट्रल गवर्नमेंट को ही। तो देखो ये क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को 360 रुपये तो ये आया, है ना। 900 रुपये स्टेट वन से इधर से जो ट्रांसफर हुए थे, ये वाले, कौन से वाले, ये वाले, ये वाले आ गए। और ये 900 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। अब मैं इसको एडलेस करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने उस 900 रुपये का कोई इफेक्ट नहीं लिया है। ये 900 रुपये मेरे पास डायरेक्ट ट्रांसफर वाली एंट्री आ गई। ठीक है, तो मेरा टोटल इतना आ गया। फिर मेरा सेकंड सेल जो हुआ था, सेकंड वाला मेरा ये रहा। सेकंड, जब मैंने इंट्रा स्टेट बेचा था वापस उसी वाले स्टेट में, मतलब सेकंड स्टेट में, जब मैंने बी ने सी को बेचा था, तो फिर मेरे को 1296 का पेमेंट करना था। वो पेमेंट करते वक्त मैंने आईजीएसटी का 864 रुपये का क्रेडिट यूज करा था एसजीएसटी के लिए, और 1296 तो सीजीएसटी था और आईजीएसटी से पे कर दिया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही था, सेंट्रल गवर्नमेंट से यूज हो गया था, है ना। लेकिन आईजीएसटी से पैसा उठा के मैंने स्टेट गवर्नमेंट को जमा कराया था, और 432 रुपये और कराए थे। तो ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के 864 रुपये तो कटे, और इधर स्टेट गवर्नमेंट में आ गए टू वाले में, और 432 भी आ गए। लास्ट में टोटल लगाया 1296 आ गया दोनों का रेवेन्यू। मतलब मेरा जिस स्टेट में कंजप्शन हुआ, कंजप्शन बेस्ड टैक्स है हमारा, उस स्टेट के गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक रेवेन्यू मिल गया पूरा, आईजीएसटी की होने की वजह से। एसजीएसटी रहता तो वहीं अटक जाता, आईजीएसटी होने की वजह से मिल गया। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक अलग से चैप्टर है पूरा यूटिलाइजेशन के लिए, बट सिंस ये बीच में आ गया था तो मैंने समझा दिया कि कैसे चलता है। क्योंकि मैं छोड़ देता, तुम घर जाके पढ़ते तो इतना भी समझ में नहीं आता। बाकी ऐसा मत सोचना नहीं आ रहा है समझ में, ये इतना भी आ रहा है तो बहुत है अभी के लिए, बाद में तुम्हें को पूरा ढंग से समझ में आएगा। जीएसटी कॉमन पोर्टल, देखो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोल रहा हूँ ना मैं। लास्ट सेल मेरी स्टेट टू में हुई थी, तो देखो स्टेट वाला रेवेन्यू पूरा इधर ही आया है 1294। मतलब जिधर मेरा डेस्टिनेशन रहेगा ना, ये बनाओगे तो एक बार समझ में आएगा।
कोशिश करना घर जाके, अगर नहीं समझ मतलब घर पे ही हो तो जहाँ भी हो कोशिश करना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। इसका पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तब तक मैं एंड सॉरी, हाँ मतलब मेरे को क्या है, मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है इवन ऐसे पढ़ाने में, क्योंकि राइटिंग से ज़्यादा इजीली हो जाता है, समझाना भी बेटर हो पाता है। बट मेरे पास अभी डिजिटल पैड नहीं है, सो मतलब आई विल गेट इट सून, सो दैट तुम लोग को इजी रहेगा, क्योंकि अभी मेरे को भी एक्सेल और ये सब यूज़ करना है, तो इतना मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में उन सब के साथ। ऐसे तो मज़ा आता ही है। तो चलो, तो जीएसटी का एक कॉमन पोर्टल भी बताया है गवर्नमेंट ने, www.gst.gov.in। इस पे हम लोग जाके अपना जीएसटी पे आईडी या जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहीं से जो मैं बात कर रहा था, रिटर्न वगैरह लेजर लूजर सब यहीं से होता है, तो यहीं पे जाके फाइल होता है। ई वे बिल करके एक और पोर्टल है, ये बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा। जीएसपी होता है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, ये हमारा जीएसटी रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करते हैं, अपने को चाहिए होता है तो। कंपनसेशन सेस में बता चुका हूँ, और मैंने ये भी बताया था कि ये 5 साल के लिए पहले लगा था, और अभी इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 26 तक कर दिया है। ठीक है। अब आ जाते हैं जीएसटी के बारे में, कुछ चीजें हैं कि किस किस पे लगेगा नहीं लगेगा। तो जीएसटी में है ना, जीएसटी वालों ने बोला यार सब पे लगाते हैं, लेकिन एक दिक्कत थी। बोले यार अगर अल्कोहल पे लगाएंगे ना तो रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल ऐसी चीज है कि महंगी रहेगी ना तब भी बिकेगी। तो इन्होंने बोला अल्कोहल को छोड़ देते हैं, तो इन्होंने अल्कोहल को जीएसटी के परव्यू से ही बाहर कर दिया, मतलब जीएसटी में से ही हटा दिया ह्यूमन पर। अल्कोहल कौन सा वाला? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये याद रखना। जीएसटी नहीं लगेगा इस पे कभी भी। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी के एक्ट के ही बाहर है ये। लेकिन अगर दूसरी चीज की मैं बात करूं तो उसके नीचे देखो और लिखा हुआ है। अब ये ना, ये जो सारी चीजें है ना, ये वाली सारी चीजें, अगर ये चीजें देखोगे तो ये एक बेसिक अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। देखो पहले पेट्रोलियम क्रूड होता है, तो उसको गर्म करते हैं, डीजल बनता है, फिर और रिफाइन होके पेट्रोल बनेगा, और रिफाइन होके एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनेगा, और रिफाइन होके नेचुरल गैस बन जाएगी। तो ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ठीक है। तो इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इन्होंने अभी बोला कि अभी जीएसटी नहीं लगा दी, क्योंकि इन लोग की ना देखो सेल बहुत वॉल्यूम में होती है, बहुत मेजर पार्ट फॉर्म करता है स्टेट के रेवेन्यू का। तो अभी इन्होंने इस पे जीएसटी नहीं लगाया। ये बोलते हैं कि यार इसको हम लोग जिस दिन काउंसिल नोटिफाई कर देगा, जिस दिन काउंसिल नोटिफाई कर देगा ना, उस डेट से हम लोग इन पे जीएसटी लगाएंगे। तो जीएसटी किस पे नहीं लगा? एक तो ह्यूमन कंजप्शन तो बाहर ही है, इसको नोटिफाई नोटिफाई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो प्लेन्स में डलता है, और नेचुरल गैस, इनके लिए बोले कि जिस दिन हम नोटिफाई कर देंगे ना उस दिन से जीएसटी लग जाएगा। ठीक है। ये देखो, जीएसटी विल बी लेविड ऑन दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, मतलब जिस दिन जीएसटी काउंसिल बोल देगी कि यार आज से लगाओ, रिकमेंड कर देगी, उस दिन से हम लोग इन पे, जैसे ही ये नोटिफाई होता है, तो ये लोग हम लोग कर लेंगे, इन पे जीएसटी लगा देंगे। ठीक है, अभी तक तो नहीं लगता है। अभी तक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ही लगती है इस पे, और वैट वगैरह लगता है। टोबैको जो मैं बता रहा था, टोबैको की बहुत बुरी मार रखी है भैया। इस पे जीएसटी भी लगता है, इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, इस पे वो कंपनसेशन सेस भी लगता है। मतलब इस पे हर चीज की जो हो सकता है ना सब लगता है, इस पे सब टैक्स है टोबैको पे। ओपायम पे है, ओपायम पे भी स्टेट ड्यूटीज और जीएसटी लगता है। रियल एस्टेट सेक्टर भी जीएसटी से बाहर है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ह्यूमन कंजप्शन के लिए लिकर, पेट्रोलियम क्रूड वगैरह पे अभी फिलहाल जीएसटी नहीं है। टोबैको और ओपियम वगैरह पे लगता है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऊपर की दो और नीचे की लास्ट वाली चीज बिना जीएसटी के, इन पे दोनों लगता है, इसलिए डाला हुआ है इन्होंने। अब जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए, तो ये सारे टैक्सेस के नाम है कि क्या क्या टैक्स पहले अलग अलग लगते थे। मतलब मैं बता रहा था ना, पहले टैक्स पे टैक्स हो जाता था क्योंकि अलग अलग थे। अभी एक ही टैक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारे टैक्स ना जीएसटी में सब्स्यूम हो गए, अभी अलग अलग नहीं है। एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी है। ये सेंट्रल टैक्स सारा मिला के सीजीएसटी हो गया, स्टेट टैक्स सारा मिला के एसजीएसटी हो गया। तो ये पढ़ लेना, तुम्हें पढ़ना हो तो, कुछ काम का नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर है, कर लेना, मैंने बता दिया है, ये हो जाएंगे। बेनिफिट्स टू इकोनॉमी, देखो क्या क्या बेनिफिट्स है जीएसटी के। तो एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना। देखो वो जो आईजीएसटी वगैरह वाला कॉन्सेप्ट था, इसकी क्रेडिट उधर भी जा रही है, सबको कॉस्ट कम हो रही है, उसकी वजह से एक मार्केट बन गया, नेशनल मार्केट। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिला। ठीक है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्ट्स हो रहे थे, अभी इन्होंने गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी इंपोर्ट करोगे ना उसको भी हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे, और उस पर भी जीएसटी लगाएंगे। बोले इंपोर्ट पे कैसे जीएसटी लगाएंगे, तो परचेज है। हाँ तो बेटा परचेज पे भी जीएसटी लगता है। परचेज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कोई गुड्स, तो उस पे भी जीएसटी देना पड़ेगा, उस पे भी जीएसटी लगता है। ठीक है। तो कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो उस पे भी जीएसटी की क्रेडिट आने लग गई, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। फिर इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा।
ठीक है। कि कैसे बढ़ा? क्योंकि कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम होने की वजह से चीज़ों की डिमांड्स बढ़ गई। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। ये सब चीज़ें हैं। अब ये पढ़ लेना भाई, इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है। आईटी का सिस्टम का ज़्यादा यूज़ हो गया। जीएसटी का पोर्टल काफ़ी अच्छा है पुराने वैट वगैरह के हिसाब से। टैक्स कंप्लायंस काफ़ी ईजियर हो गया, मल्टीपल टैक्सेस को हैंडल नहीं करना पड़ता है। सिंगल टैक्स है, पूरा कॉमन पोर्टल एक उसी पे हो जाता है। ठीक है। इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट हुआ क्योंकि प्राइसेस कम हुए। इसकी वजह से प्राइसेस क्यों कम हुई? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट चला गया। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट यही होता है, कुछ नहीं होता। कि ये देखो, पहले ये जो यहाँ जो टैक्स लग रहा था ना अपने, ये टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। ये 5 रुपए भी इसमें इंक्लूडेड थे, 5 रुपए। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, यहाँ पे 5.75 लग रहा था पुराने वाले रिजीम में, यहाँ पे 5 लग रहा है, तो ये 2.5 रुपए है ना। अगर ये 2.5 रुपये, ये 2.5 पैसे है ना, ये देखो इसी का 5% है, 5 रुपए का। ये जो 5 रुपए इस कॉस्ट में इंक्लूडेड थे ना, इस पे भी दोबारा टैक्स लग रहा था। इसको बोलते हैं अपन कैस्केडिंग। ठीक है। समझ गए होंगे। तो कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे हटा? फ्लो ऑफ क्रेडिट की वजह से। इनपुट टैक्स रेट मिली थी, तभी तो यहाँ पे टैक्स पे टैक्स नहीं आ रहा था। ठीक है। वो ये सब पढ़ लेना, कुछ काम के नहीं, एग्जाम एग्जाम में नहीं आएंगे। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, तो ये मैं ऐसे अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। तो बेसिक मैं तुम्हें बता देता हूँ, कुछ आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या क्या है। उसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है ना। ये सारे नहीं पढ़ने हैं, काम काम के बता रहा हूँ, वो देख लेना। और हाँ, नेक्स्ट क्लासेस से अपन लोग नोट्स भी लेके आएंगे, मतलब मैं नोट्स भी लेके आऊंगा अपने खुद के बना के, क्योंकि ऐसे तुमको भी दिक्कत आएगी। आईसीआई का मॉड्यूल बहुत बड़ा है, कल को पढ़ना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं नोट्स लेके आऊंगा, उसी नोट्स से पढ़ाऊंगा। और तुम लोग चाहो तो विद इन क्लास ही उस नोट्स को उतार लेना। ठीक है। कोशिश करूंगा नोट्स लाने की, वैसे ले आऊंगा मैं। ठीक है। हाँ। तो अब आ जाते हैं अपन, ये तो तुम्हारा यहाँ पे चैप्टर तो खत्म होने को है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या बोलता है ना, इसको खोल तो लेते हैं अपन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या 265 बोला करते हैं? 265। आर्टिकल 265 क्या बोलता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, कि टैक्स सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ ही कलेक्ट कर सकती है। मतलब यूं नहीं है कोई भी मुंह उठा के गया और टैक्स कलेक्ट कर लिया। 1 मिनट में पानी पी लेते हैं। तो वो क्या बोलती है कि सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है, हर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपना आर्टिकल 265 है। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 246 पे। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? कि आर्टिकल 246 है ना, अलग अलग अथॉरिटीज को, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर देता है कि आप टैक्स लेवी कर सकते हो। अब इसके अंदर ना एक 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या बोलती है? इसके अंदर वो मैटर्स हैं जिन पे पार्लियामेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव राइट है। मतलब यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स है, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स है जिनमें स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव राइट है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों को राइट है कि दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है। इतना ही काम का, इससे ज्यादा मत पढ़ना। ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन, ये क्या चीज है, इसको छोड़ दो। ये तुम्हें पढ़ना हो नॉलेज के लिए तो पढ़ लेना भाई। ठीक है ना। क्या अमेंडमेंट आया था, क्या क्या चीजें हटाई गई, अभी अपन ने पढ़ लिया वैसे तो पढ़ो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो। हाँ, तो इन्होंने ना फिर एक अमेंडमेंट लेके आए और 246 ए सेक्शन निकाला इन्होंने। उसके अंदर क्या बोला, जो 101st अमेंडमेंट एक्ट था ना, ये यहाँ पे जो पास हुआ है भाई, ऊपर पढ़ा था ना अभी अपन ने, ऊपर गया था। बता ही देता हूँ इसका। देखो कितना सारा कवर कर लिया अपन ने इतनी सी में। फर्स्ट क्लास से टाइम लग रहा है, वरना इतना नहीं हो सकता यार। ये रहा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट, इस वाले एक्ट के अंदर ना इन्होंने एक आर्टिकल लिया था 246 ए।
246 ए में इन्होंने क्या बोला कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है लॉ बनाने की जीएसटी से रिलेटेड। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो इंट्रा स्टेट के लिए। मतलब इंट्रा स्टेट पे जो लॉ बनाना है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, इंटर स्टेट पे जो बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। मतलब इंटर स्टेट स्टेट गवर्नमेंट, इंटर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम स्टेट में सेलिंग चल रही है तो एसजीएसटी लग रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, एसजीएसटी एक्ट स्टेट बना सकती है अपना अपना। ठीक है, उसके बाद अ, ऐसे ही एक आर्टिकल 269 ए भी आया, वो बोलता है कि जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होंगे हम लोग उनको भी इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे और उस पर भी आईजीएसटी चार्ज करेंगे, मतलब इम्पोर्ट पे भी जीएसटी लगेगा। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में मत लेना, सिर्फ आर्टिकल थोड़े बहुत ऐसे याद कर लो कि ऐसा कुछ है ना। तो एमसीक्यू में आ गया एक दो नंबर का उठ के तो काम आएगा। फिर है ना, एक आर्टिकल 279 ए आया। 279 ए में क्या हुआ, प्रेसिडेंट को पावर दी इन्होंने कि आप है ना जीएसटी काउंसिल को फॉर्म कर सकते हो। इसको दिखाता हूँ मैं, ये अच्छा है। आर्टिकल 279 ए ये रहा। आर्टिकल 279 ए बोलता है कि प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट कर सकता है जीएसटी काउंसिल को, है ना। और ये नोटिफाई कब हुआ था, 12/9/2016 को। ठीक है, अब क्या हुआ, जो स्टेट काउंसिल जो अपना ये रहेगा ना जीएसटी काउंसिल, इसको कौन हेड करेगा, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो अपनी निर्मला सीतारमन जी है ना, वो इनको चेयर करेगी जीएसटी काउंसिल को। और जो मिनिस्टर इंचार्ज या मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस रहेंगे हर टैक्स के, है ना, वो हर स्टेट के, तो वो नॉमिनेट होंगे इसके मेंबर। यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो चेयरमैन रहेगी और हर स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंचार्ज होंगे वो इसके मेंबर रहेंगे। अब इसमें ना जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो भी मेजोरिटी से लिए जाएंगे। लेकिन मेजोरिटी कैसी, 3/4 की मेजोरिटी होनी चाहिए। मतलब जब तक 3/4 का वो नहीं मिलेगा किसी चीज पे यस, या किसी चीज पे वोट नहीं मिलेंगे 3/4, तब तक वो प्रोविजन पास नहीं होएगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। ठीक है, अब है ना, इसके अंदर ना वोटिंग भी कैसे होती है, नॉर्मल नहीं होती है, वोटिंग होती है वेटेड। वेटेड कैसे, मतलब स्टेट का एक वोट है, उसको इन्होंने वेटेज दिया है 2/3 का, है ना। पूरा उसका एक वोट का एक वेट नहीं है, एक वोट का 2/3 वोट वेटेज है। मतलब अगर और एक बंदे ने वोट किया तो उसका 2/3 वोट ही काउंट किया जाएगा, मतलब 3 वोट दिए तो 2 ही वोट काउंट होंगे। और जो सेंट्रल का वोट है उसमें 3 जनों ने वोट किया तो एक वोट काउंट होएगा, उसका वेटेज दिया 1/3। अब ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब निकला, मैं मतलब समझाता हूँ। इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो जीएसटी काउंसिल है ना, तो इसमें मेंबर्स जितने प्रेजेंट होते हैं ना उनकी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग के हिसाब से वोट्स होते हैं प्रेजेंट मेंबर्स की। मान लो जीएसटी काउंसिल में 50 मेंबर्स हैं काउंसिल में, और प्रेजेंट कितने हैं, मीटिंग चल रही है अभी अपनी, मान लो प्रेजेंट है 20। उसमें से स्टेट के कितने हैं, 12, और सेंट्रल के कितने हैं, 8 है मान लो। ठीक है, अब मान लो कोई मैटर चल रहा है, उस मैटर पे वोटिंग हुई, तो वोट किस किस ने फेवर में किया, अरे फेवर में किस किस ने वोट किया, मान लो स्टेट के लोगों में से किया 6 जनों ने, और सेंट्रल के पूरे 8 के 8 ने कर दिया। ठीक है, तो अब जब वोट काउंट होंगे, वोट काउंट वो कैसा होएगा, स्टेट वालों का वेटेज कितना था, 2/3 इंटू 2/3, और इनका कितना था, 1/3 1/3। टोटल जो वोट मिले ना वो अपन माना जाएगा, राउंड ऑफ में ले लो 7 वोट मिले। ठीक है, तो 7 वोट माने जाएंगे। प्रेजेंट कितने थे, 20। वोट कितने चाहिए थे, 3/4 मेजोरिटी के लिए, तो 7 ही वोट मिले, तो मतलब वो जो भी इनका डिस्कशन रहा होगा वो उसको इनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोट पूरी तरह से नहीं मिले। तो ये अपने काउंसिल के बारे में है। मतलब वेटेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, स्टेट को मिला 2/3 का वेटेज, सेंटर को मिला 1/3 का वेटेज। अब किसका ज्यादा है किसका कम है कैसे याद रखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है तो उनको 1/3 ही मिला, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी है उनको ज्यादा मिला, उनको 2/3 का वेटेज मिला। ठीक है, ये अपना जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में वोटिंग कैसे होगी वो बता दिया मैंने। नेक्स्ट आता है अपना चार्ज ऑफ टैक्स। तो जीएसटी में ना सप्लाई पे टैक्स चार्ज होता है। पहले क्या था, वैट जो था ना, वैट के अंदर क्या होता था, अलग अलग चीजें दे रखी थी, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, ट्रेडिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे जो जितनी भी तरह की होती है। अब उसमें क्या है ना, कुछ चीजें छूट गई, कुछ हो गई, कुछ डबल आ गई, समझ ही नहीं आता। जीएसटी वालों ने बोला कि हमारा टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, जहाँ जहाँ पे सप्लाई है वहां वहां पे टैक्स लगेगा। अब देखो सर्विसेज होती है उसको भी सप्लाई बोल सकते हैं,
गुड्स बेचते हैं उसको भी सप्लाई बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को भी सप्लाई बोल सकते हैं। इन्होंने एक सप्लाई की डेफिनेशन बनाई जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, उसके अंदर सब कवर हो गया। तो जीएसटी चार्ज होती है सप्लाई पे। तो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। तो ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। एक ये टैक्सेबल इवेंट वाला, एक ये वोट वाला ध्यान रखना, ये आ सकता है। आर्टिकल के नंबर ध्यान रखना, ये आ सकता है। उसके अलावा मुश्किल है कि कुछ यहाँ से उठने का है। अच्छा हाँ, एक ये पेट्रोलियम क्रूड वगैरह के बारे में था, वो भी आ सकता है, वो भी ध्यान रखना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे हिसाब से ये वाला चैप्टर कंप्लीट है। इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं आई मेक श्योर कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आए किसी चैप्टर में। इस पे इतना ध्यान लगा के, दिमाग लगा के मत पढ़ना। नया नया जीएसटी चालू किया तब भी मत पढ़ना। जितना मैंने बताया उतना ही काम आएगा। उसमें कुछ समझ में नहीं आए तो पढ़ लेना और मेरे को पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा। कमेंट कर देना तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या कैसे है, और सही है तो पर्सनली बता दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं जल्दी अपना जीएसटी का जो मेन पोर्शन है, जो अपना मेन कंटेंट है, वो चालू करने वाला हूँ। तो एक बार दिखा भी देता हूँ। तो सिर्फ एक ही चैप्टर का मैंने निकाला हुआ है सर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेंगे तभी कर दूंगा मैं। और आई ट्राई कि मैं फटाफट से राइटिंग पैड खरीदूँ एक, ताकि समझाने में प्रॉब्लम नहीं हो, फटाफट से समझ में आ जाए। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है चैप्टर ओवरव्यू में, जो देखोगे मैक्सिमम चीज़ें हो गई है। अब वो फालतू की कचरा पट्टी है, उसको छोड़ दिए। अभी एग्जाम आ रहे हैं तो उस पर फोकस नहीं करके मटर पनीर पे फोकस। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। गुड नाइट।